अस्सलामु अलैकुम। डॉकर टू कुबरनेटिस माइग्रेशन की अगली वीडियो के साथ मैं कामरान अजीम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है मिनी क्यूब। अब आप सोच रहे हैं कि मिनी क्यूब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जी हाँ, मिनी क्यूब की इंस्टॉलेशन की वीडियो हम बना चुके हैं और उसको देख चुके हैं पहले, लेकिन मिनी क्यूब को यूज़ कैसे करना है एंड टू एंड वो हमने नहीं देखा। ठीक है, तो ये वीडियो ज़रूरी थी क्योंकि मैं जानता हूँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ये सारे जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, इनमें हर शख्स के पास बैंक कार्ड नहीं होता, हर शख्स के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट बनाना और उसको इस्तेमाल करना जो है वो मुश्किल है कई लोगों के लिए, और ये सिर्फ चंद लोग नहीं, कई लोगों के लिए मुश्किल है। तो मिनी क्यूब इसी मकसद के लिए डिज़ाइन किया गया था कि आप इसको अपने कंप्यूटर पर सेटअप करें, अपने वर्क कंप्यूटर के ऊपर, और ये एक आपको आसान जो है वो कुबरनेटिस का सिंगल नोड क्लस्टर आपको दे देता है। सिर्फ सवाल ये कि इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है ना, तो वो हमने आज देखना है। ठीक है, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो किधर गया? उप्स, ओके, इसको हम इधर कर देते हैं और अपनी बाकी की जो विंडोज़ हैं उनको हम सेटअप कर लेते हैं। गुड। तो सबसे पहले हम लेकर आते हैं सामने ये मिनी क्यूब, और इसका URL ऑफ कोर्स जो रिपोजिटरी है मेरी github.com कामरान अजीम डॉकर टू कुबरनेटिस, उसके अंदर मिनी क्यूब ऑन फेडोरा। आप सब लोग जानते हैं कि मैं रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी फैमिली के जो भी वर्जन्स हैं वो यूज़ करता हूं, तो इसलिए फेडोरा बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये गाइड भी फेडोरा के ऊपर बनी है। ऑलराइट, तो मिनी क्यूब को इंस्टॉल करने के लिए ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा तगड़ा कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, थोड़ा पावरफुल। ये डायग्राम एक मैंने डाली है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी इसमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। बेसिकली मैंने एक मिनी क्यूब इंटरनल्स का भी डॉक्यूमेंट बनाया, वो यहाँ पे है। तो ये डायग्राम मैंने वहाँ से इस बेसिक का जो डॉक्यूमेंट है उसमें भी डाल दी। ठीक है, ये यहाँ पे भी है। बेसिकली आप अगर इसको फ़िलहाल आज अभी यहाँ इस पॉइंट इन टाइम पे यहाँ से शुरू करें कि ये आपका कंप्यूटर होगा। ठीक है, ये, और उसके अंदर मिनी क्यूब जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा ऐसे, और वो दो नेटवर्क्स यूज़ करेगा आपके कंप्यूटर के अंदर। वर्चुअल नेटवर्क्स होंगे दोनों। ठीक है, फिर उसका अपना एक पॉड नेटवर्क होगा डॉकर 0 के ज़रिए, और उसका एक सर्विसेज नेटवर्क होगा। ये फ़िलहाल सादी तरीन बात है, इसकी मज़ीद तफसील जो है वो बाद में आएगी, और आज की वीडियो में वो गारंटी भी नहीं है कि वो कवर होगी, क्योंकि ये बेसिकली इंटरनल्स का टॉपिक है। अच्छा जी, आपको चाहिए एक अच्छा CPU i3 से ऑनवर्ड्स, इंटेल का, इंटेल i3, i5, i7। अगर आप AMD यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी कोई अच्छा प्रोसेसर, जो कुछ नंबर्स मैंने यहाँ लिखे हैं उनमें से कोई एक ले लें। लिनक्स के केस में आपको 4 GB रैम कम से कम चाहिए। 2 GB जो है वो मिनी क्यूब ले जाएगा, क्योंकि वो वर्चुअल मशीन के तौर पर इंस्टॉल होगा, और बाकी 2 GB मेरा ख्याल है काफ़ी है एक आम डेवलपर के लिए, बेसिक यूज़ के लिए। ऑलराइट, 20 GB डिस्क स्पेस चाहिए आपको अपने कंप्यूटर पे, जो होस्ट कंप्यूटर है उसके ऊपर, क्योंकि मिनी क्यूब एक 20 GB की डिस्क बनाएगा वर्चुअल मशीन के लिए। हाइपरवाइज़र जो है वो KVM है। वर्चुअल बॉक्स मुझे सख्त नापसंद है क्योंकि वो इंतहाई फजूल सॉफ्टवेयर है। एनीवे, और विंडोज़ की बात जो है वो बहुत बाद में होगी। राइट, मिनी क्यूब को ये हमारी गाइड होगी एक्चुअली। ऑफ कोर्स एज यूजुअल ये हम एज अ गाइड यूज़ कर रहे हैं और इसी को हम अप्लाई करेंगे अभी।
तो मिनी क्यूब के साथ ज़ाहिर है आपको क्यूब कंट्रोल भी चाहिए अपने कंप्यूटर पे, वो आपने इंस्टॉल करना है। अगर आपने गूगल की क्लाउड एसडीके इंस्टॉल किया हुआ है रिपोजिटरी, तो क्यूब कंट्रोल उसमें शामिल है। नहीं तो अलहदा से भी क्यूब कंट्रोल डाउनलोड कर सकते हैं कुबरनेटिस की साइट से और उससे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मिनी क्यूब को सेटअप कैसे करना है फर्स्ट टाइम। तो अगर मैं आपको ये दिखा सकूं कि मेरे पास वर्चुअल मशीन्स ये हैं मेरे लोकल कंप्यूटर की, ये यहाँ पे नज़र आ रही हैं, सारी बंद है। इनमें मिनी क्यूब की एक भी मशीन नहीं है, ठीक है। ये वर्चुअल मशीन्स है और ये KVM का वर्चुअल मशीन मैनेजर है। तो मैं टर्मिनल लेके आता हूँ सामने, इसको हम राइट, और इसके ऊपर हम ये करते हैं कि हम मिनी क्यूब को सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। जो गाइड क्या कहती है, हमें गाइड को देख लेते हैं। क्यों कहता है मिनी क्यूब स्टार्ट। ये मेरे कंप्यूटर पे, मेरे घर में इस नेटवर्क पे जिससे मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, उसमें ये तकरीबन 3 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है। 3 मिनट में इंस्टॉल होके रेडी टू यूज़ होता है। वही हम करने लगे हैं अभी, लेकिन मैं आपके 3 मिनट ज़ाया नहीं करूँगा, तो मैं वीडियो को पॉज कर दूँगा यहाँ पे जब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। ये लें जी, इसको गुड। यहाँ पे मैं कहता हूँ, प्रेस करता हूँ एंटर, और ये थोड़ा डाउनलोडिंग करेगा। बूट टू डॉकर डाउनलोड करेगा, डॉकर मशीन का एक ड्राइवर डाउनलोड करेगा KVM के लिए। फिर कुबरनेटिस के तमाम जो कंपोनेंट्स हैं उनको डाउनलोड करेगा, फिर उनको सेटअप कर देगा उस VM के अंदर। आपकी जो होस्ट मशीन होगी उसको बिल्कुल नहीं छेड़ेगा, और यही इसकी खूबसूरती है कि आपकी होस्ट मशीन पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है सिवाय क्यूब कंट्रोल की कमांड लाइन के। दैट्स इट, सारा काम ये वर्चुअल मशीन में करेगा। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब ये इसने काम स्टार्ट किया अपना, और ये यहाँ पे क्यूब कॉन्फ़िग लिख देगा इस जगह पे। डॉकर मशीन का ड्राइवर डाउनलोड कर रहा है, फिर ये मिनी क्यूब का ISO डाउनलोड कर रहा है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसको मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। अभी ये देखिए आप कि इसने मिनी क्यूब का ISO डाउनलोड कर लिया है पूरा ये, और अब वो कुबरनेटिस के इमेजेस डाउनलोड कर रहा है। अभी तक यहाँ पे कोई वर्चुअल मशीन स्टार्ट नहीं हुई, तो हम इंतज़ार करते हैं उसका। आप ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ये जब डाउनलोड करेगा तो तकरीबन ये 200 मेगाबाइट का इमेज है मिनी क्यूब का, और तकरीबन 500 मेगाबाइट जो है वो 550 MB वो है डॉकर के जो कंपोनेंट्स हैं। ये देखिए आपके साथ बात करते करते मिनी क्यूब की वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो गई यहाँ पे, और उसने ये उसको सेटिंग्स दी हैं। मेरे कंप्यूटर पे चूँकि 16 GB रैम है, इसलिए उसने उसको उसी हिसाब से तकरीबन 4 GB मेमोरी दे दी है वर्चुअल मशीन को। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर पे कम रैम होगी, 8 GB या कम, तो ये उसको सिर्फ 2 GB असाइन करेगा खुद ही, ठीक है। गुड, वेरी गुड जनाब। तो ये सेटअप हो गया, उसने कुबरनेटिस को कॉन्फ़िगर कर दिया, उसने कुछ डिफ़ॉल्ट ऐड ऑन्स इंस्टॉल कर दिए हैं, और अब मिनी क्यूब रेडी है। अगर मैं यहाँ पे इस वक्त लिखूँ क्यूब कंट्रोल गेट नोड्स, तो मैं देख सकता हूँ कि एक नोड मुझे अवेलेबल है। सादी कमांड लिखते हैं गेट नोड्स, तो मुझे एक नोड अवेलेबल है, मास्टर है, और वो रेडी है, और यहाँ पे वो VM नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ और इसकी डिटेल्स देखूँ, एक्चुअली इसके कंसोल पे भी मैं लॉगिन कर सकता हूँ। एंटर करूँ सिंपली और यहाँ लिखूँ रूट, तो ये लॉगिन हो जाएगा बग़ैर किसी पासवर्ड के, ठीक है। और यहाँ फिर मैं बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स रन कर सकता हूँ सारी, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको ट्रबल शूटिंग के लिए हम छोड़ सकते हैं। इसकी डिटेल्स में मैं देखूं तो इसको एक CPU अलॉट हुआ है, इसको 2 नेटवर्क कार्ड असाइन हुए, एक NAT है और दूसरा आइसोलेटेड है, और ये मेन चीज़ें हैं इसकी बेसिकली,
ठीक है। मेमोरी इसको 4 GB अलॉटेड है। अगर आप समझते हैं ये कम है या ज़्यादा है तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। दैट्स इट, इसका काम ख़त्म। इस वर्चुअल मशीन मैनेजर को भी हम मिनिमाइज़ कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, तो अब हमारे पास ये सारा सेटअप कंप्लीट हो गया। हमारे पास एक वर्चुअल मशीन भी आ गई और हमने उसको वेरीफाई भी कर लिया कि वो अलाइव है। अब हम कुछ ऐड ऑन्स इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे कि डैशबोर्ड, और देख लेते हैं कि वो कैसे नज़र आता है। अब यहाँ से आगे इस गाइड को हम अप्लाई करना शुरू करेंगे बारी बारी। कुछ लोग सोच रहे हैं कि अगर गाइड अवेलेबल है तो उस पर वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। उसका जवाब ये है कि कई लोग जो हैं वो पढ़ते वक्त कंफर्टेबल नहीं होते, वो चाहते हैं कि कोई करके दिखाए कैसे होता है, राइट। तो वो हम करते हैं, किधर गया ये। तो अब हम एक टर्मिनल खोल लेते हैं, ये टर्मिनल हमारे पास है, ठीक है। इस गाइड को हम एक दाएं तरफ खोल देते हैं, इसको हम लेफ़्ट पे खोल देते हैं ऐसे, ठीक है। साइज़ थोड़ा इसका छोटा कर लेते हैं और इसको भी हम थोड़ा साइज़ छोटा कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये नज़र आएगा। मिनी क्यूब गेट ओके। मिनी क्यूब से रिलेटेड भी कुछ कमांड्स हैं, जैसे मिनी क्यूब स्टेटस, मिनी क्यूब IP, और ये नॉर्मली वही होगा जो वर्चुअल मशीन को असाइन हुआ है। मिनी क्यूब को आप स्टॉप भी कर सकते हैं, फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। स्टॉप कर दिया तो आप ये देखिए कि वो जो वर्चुअल मशीन है वो अभी स्टॉप हो जाएगी। जब भी आप इसको स्टॉप करेंगे और स्टार्ट करेंगे तो गारंटी नहीं है कि वही IP दोबारा से आएगा, ठीक है। लेकिन मिनी क्यूब ये करता है कि जैसे ही उसको स्टार्ट करता है तो ख़ुद ही, अगर कोई नया IP असाइन हुआ है तो वो ख़ुद ही सारी कॉन्फ़िगरेशंस कर देता है आपकी क्यूब कॉन्फ़िग में भी, जो कि ये फ़ाइल है, ठीक है। इसमें ये एडजस्टमेंट्स खुद ही कर देता है। ओके, तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं। यहाँ हमने क्या काम करना था, पहला ऐड ऑन इंस्टॉल करना है डैशबोर्ड, और उसकी कमांड ये है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। ओके, बिफोर दैट फॉरगिव मी, मिनी क्यूब IP, अभी वही IP है जो पिछली दफ़ा भी था, ठीक है। रीस्टार्ट होने के बाद भी IP सेम है। ऑलराइट, ये कमांड पेस्ट करते हैं कि मिनी क्यूब ऐड ऑन इनेबल डैशबोर्ड, ये इनेबल हो गया। अब इसको हम रन करते हैं। डैशबोर्ड एक्सेस करने के लिए आपको एक नए टर्मिनल पे जाना है और वहाँ पे ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है अलहदा टर्मिनल के ऊपर, क्योंकि ये ब्राउज़र के अंदर एक टैब को किक स्टार्ट कर देता है, इस तरह जिस तरह नज़र आ रहा है आपको। ये कुबरनेटिस का डैशबोर्ड है, ठीक है। मुख्तलिफ नेम स्पेसेस भी नज़र आ रही हैं, किस कहाँ पे क्या काम हो रहा है क्यूब सिस्टम में। अभी ये वर्कलोड नहीं दिखा रहा, यानी वर्कलोड से मुराद मेरी कि CPU मेमोरी यूजेज नहीं दिखा रहा अभी, एंड सो ऑन। ओके, मैं डैशबोर्ड को नहीं डिस्कस करना चाहता क्योंकि मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को भी जनरली कोई फ़ायदा नहीं होता सिवाय थोड़ा सा ग्राफिक शेप में चीज़ें नज़र आ जाती हैं, दैट्स इट। इसको बंद करते हैं, वापस हम जाते हैं जहाँ पर हम थे, इस जगह पर, ठीक है। और अब इस डैशबोर्ड को बंद करने के लिए सिंपली इस टर्मिनल पे मैं कर दूंगा Ctrl+C, दैट्स इट, वो बंद हो जाएगा। ये एक ऐड ऑन था, ठीक है। फिर हम मैट्रिक्स सर्वर इनेबल करते हैं। मैट्रिक्स सर्वर का क्या फ़ायदा है, अगर मैं यहाँ लिखूँ क्यूब कंट्रोल गेट टॉप नोड्स के हर नोड पे कितना लोड है इस वक्त, तो वो ये मुझे नहीं बता सकता क्योंकि इसको एक सर्विस चाहिए, उसका नाम है हीपस्टर, और वो उसको नहीं मिली। अगर मैं कोई पॉड्स भी रन करूं, और ऑलरेडी रन हो रहे हैं एक्चुअली इस वक्त, डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस जो है ना उसमें, सॉरी डिफ़ॉल्ट कह रहा हूँ, जो कुबरनेटिस की सिस्टम नेम स्पेस है उसका नाम है क्यूब सिस्टम, उसमें बहुत सारे पॉड्स रन हो रहे हैं। क्यूब कंट्रोल
नेम स्पेस क्या हो गया, इक्वल्स क्यूब सिस्टम गेट पॉड्स। ओके, इसमें पॉड्स रन हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इनके CPU यूजेज दिखाओ, मेमोरी दिखाओ, तो वो मुझे नहीं बता रहा। उस काम के लिए ये ऐड ऑन है मिनी क्यूब का, ठीक है। और मिनी क्यूब के ऐड ऑन्स की लिस्ट ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं, मिनी क्यूब ऐड ऑन्स लिस्ट। तो ये ऐड ऑन्स हैं जो इनेबल्ड हैं या डिसेबल्ड हैं। इसमें हम लिखेंगे मिनी क्यूब ऐड ऑन्स इनेबल मैट्रिक्स सर्वर। इसका साइज थोड़ा फॉन्ट का बड़ा कर लेते हैं। क्यूब कंट्रोल मिनी क्यूब ऐड ऑन इनेबल मैट्रिक्स सर्वर। और आप ये देख रहे हैं मैं सारे काम एज नॉर्मल यूज़र कर रहा हूँ, ये बताना भूल गया था आपको। ये मिनी क्यूब सिर्फ जो इंस्टॉल होगा, जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया, वो रूट से होगा। बाकी मिनी क्यूब से जितने ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करने हैं वो रेगुलर यूज़र के ज़रिए होंगे। अच्छा जी, ये ऐड ऑन इनेबल हो गया। इसको 2-3 मिनट लगेंगे बताने में कि जी वो नोड्स की CPU और मेमोरी यूटिलाइजेशन क्या है, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये बताएगा चंद मिनट, इसको स्टैट्स जमा करेगा। अच्छा राइट, और कोई ऐड ऑन हमने इनेबल करना है, टेलर, इसको हम बाद में देखते हैं। राइट, स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग मिनी क्यूब ये हमने ऑलरेडी देख लिया। अब हम ज़रा होस्ट टू मिनी क्यूब कनेक्टिविटी चेक कर लें। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारे होस्ट मिनी क्यूब का IP एड्रेस क्या है, राइट। और उसके 2 IP एड्रेस हैं जो कि इस डायग्राम से, अगर मैं यहाँ डायग्राम ओपन कर लूँ, इस डायग्राम से आपको नज़र आएंगे कि इसका ये मिनी क्यूब की VM है, उसका एक IP इस डायरेक्शन में है, ये दूसरा IP ये डायरेक्ट इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। तो आसानी के लिए हमने क्या करना है, मिनी क्यूब IP जो IP मिले उसको आप पिंग करके देख लें, दैट्स इट। ये आपकी कनेक्टिविटी का टेस्ट है। फ़िलहाल चूँकि कोई ऐसी सर्विस नहीं जिसको मैं यूज़ करूँ, तो वो मैंने उसको सिर्फ पिंग करके देख लिया। ऑल्दो अगर आपको याद हो, अभी मैंने क्यूब कंट्रोल की कमांड रन की थी, क्यूब कंट्रोल गेट पॉड्स, ठीक है ना, ये यहाँ पे। तो एक्चुअली ये कनेक्टिविटी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। ये TCP के ऊपर जा रहा है, उसके पास पोर्ट 8443 है गालिबन, उसके ऊपर जाके उससे API सर्वर से बात करता है, उससे जो इन्फॉर्मेशन वो लेकर आ रहा है। तो ये कनेक्टिविटी ठीक है, राइट। अब लगे हाथों हम ये भी देख लेते हैं कि इसको थोड़ा सा साइज बड़ा करते हैं स्क्रीन का। टॉप पॉड्स मैंने रन किया, तो उसने मुझे बता दिया क्यूब सिस्टम में कि कौन कौन सी पॉड कितना CPU कितनी मेमोरी ले रही है। गुड, अगर मैं यहाँ लिखूँ क्यूब कंट्रोल टॉप नोड्स, तो बता रहा है कि ओवरऑल नोड की रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसी है, ठीक है। याद रहे कि मेरे इस वर्चुअल मशीन में 4 GB रैम अलॉट हुई है मिनी क्यूब को, जिसमें से 31% यूज़ हो गई, यानी 1 GB तकरीबन। और CPU बहुत ही थोड़ा सा यूज़ हो रहा है। खैर, तो ये था वो जो हमने इनेबल किया था मैट्रिक्स सर्वर, उसकी वजह से हमें अब ये स्टैट्स अवेलेबल हो गए। राइट, हम अपनी गाइड पर वापस जाते हैं और वेरीफाई होस्ट टू मिनी क्यूब कनेक्टिविटी हमने कर ली। फिर एक और हमारे पास चीज़ अवेलेबल है, वो मिनी क्यूब SSH। अगर आप यहाँ लिखें मिनी क्यूब SSH, तो आपको मिनी क्यूब का IP ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ उसमें SSH करना है, तो आप लिखें मिनी क्यूब SSH, वो खुद ही उसका IP लेके उसमें खुद ही लॉगिन कर देगा एज नॉर्मल यूज़र, मिनी क्यूब का नॉर्मल यूज़र। और मिनी क्यूब का नॉर्मल यूज़र होता है बाय डिफ़ॉल्ट डॉकर, ठीक है। अगर आपने एज रूट कोई काम करना है, तो यहाँ लिखें sudo -i, तो ये स्विच हो जाएगा। अब आप लिखें whoami, तो ये आपको बताएगा कि ये रूट है। ये उस वक्त यूज़ करते हैं आप जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है, कुछ ट्रबल शूटिंग करनी है, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है जनरली। ओके,
कुछ लोग इस स्टेप के ऊपर कहते हैं कि ETC होस्ट को अपडेट करके उसमें ये एंट्री डाल दें कि मिनी क्यूब का IP क्या है, ताकि हम बार बार हमें IP ना लिखना पड़े। लेकिन एक्चुअली उसकी कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मिनी क्यूब का IP क्या है, और इस चीज़ का चांस है कि मिनी क्यूब का IP चेंज हो जाए, तो आप बार बार ETC होस्ट में जाके अपडेट करके कुछ भी हासिल नहीं करेंगे, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिख दिया मैंने डोंट बॉदर। फिर जनाब क्यूब कंट्रोल को यूज़ करते हुए हमने कुबरनेटिस से बातचीत करनी है। तो कुछ चीज़ें ये है कि उसके कॉन्टैक्ट्स कौन कौन से हैं अवेलेबल इस वक्त, वो हम देख लेते हैं। और मिनी क्यूब ये करता है कि जब मिनी क्यूब की कमांड ये करती है कि वो मिनी क्यूब VM को अप करने के बाद वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए कर देती है और मिनी क्यूब को ही डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट्स सेट कर देती है। ये है डिफ़ॉल्ट एस्ट्रिक जो नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे सेट हो जाता है। तो आप जो भी फिर क्यूब कंट्रोल की कमांड लिखते हैं वो एक्चुअली इस क्लस्टर, इस कॉन्टेक्स्ट पे रन होती है या इस क्लस्टर पे रन होती है। ठीक है, क्लस्टर इन्फो, मेरा ख्याल है ये सिर्फ एक ही कमांड है। हाँ, सिर्फ कमांड है डायरेक्ट क्लस्टर इन्फो, राइट। ये आपको बता रहा है कि इस मिनी क्यूब की इस VM के इस IP के ऊपर पोर्ट 8443 पे API सर्वर रन हो रहा है, वो लिसनिंग कर रहा है यहाँ पे। गुड, तो गाइड को चेक करते हैं। नोड्स -o वाइट, स्क्रीन क्लियर, गेट नोड्स, ओके, मिनी क्यूब, और ये उसका IP एड्रेस है और उस पर डॉकर का ये वर्जन चल रहा है। गुड, अब हम इसके ऊपर अपनी फर्स्ट डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब हमारा इसको यूज़ करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो इस पे एक छोटी सी डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं nginx की। ठीक है, कमांड लाइन से ही क्यूब कंट्रोल क्रिएट डिप्लॉयमेंट nginx इमेज nginx alpine। डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गई। मैंने देखा क्यूब कंट्रोल गेट पॉड्स, और जब मैं सिर्फ ये कमांड लिखता हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस से इंफॉर्मेशन लेकर आता है और वहाँ पे अभी रनिंग हो गया। वेरी गुड। गेट पॉड्स ने बताया कि ये nginx की पॉड है और ये रनिंग है। ओके, राइट। अब हमने इस पॉड को एक्सेस करना है। ठीक है, इसमें nginx चल रहा है, उसको कैसे एक्सेस करें? बाहर से, यानी बाहर से मुराद अपने होस्ट कंप्यूटर से, क्योंकि ये तो क्लस्टर के अंदर है ना और इसकी तो सर्विस तक नहीं है अभी। तो उसके लिए हमें ये करना है कि इसको एक्सपोज करना है एज टाइप नोड पोर्ट। हम नोड पोर्ट से शुरू करेंगे, फिर आगे इसको चेंज करते जाएंगे। ठीक है, पहले वन स्टेप एट अ टाइम। क्यूब कंट्रोल एक्सपोज डिप्लॉयमेंट nginx टाइप नोड पोर्ट, और जो कंटेनर की पोर्ट होगी वो 80 होगी। प्रेस एंटर। गुड। क्यूब कंट्रोल गेट सर्विसेज, तो आप ये देखिए कि nginx नामी एक सर्विस अवेलेबल हो गई है 6 सेकंड पहले, और उसको ये इंटरनल क्लस्टर IP मिला है। एक्सटर्नल IP उसका कोई नहीं है, और जो नोड पोर्ट उसको असाइन हुई है वो ये है। यानी मैं अपने कंप्यूटर से, होस्ट कंप्यूटर से अगर लिखूं कर्ड और मिनी क्यूब VM का IP क्या है वो मुझे नहीं याद। ठीक है, तो पहले मिनी क्यूब IP, क्योंकि मैं ये नोड पोर्ट है ना, तो मुझे उस नोड के IP से जाना है। ऑलराइट, क्यूब कंट्रोल नहीं सॉरी कर्ल, ये IP एड्रेस जो कि मिनी क्यूब नोड का IP एड्रेस है, और पोर्ट जिस पे ये सर्विस एक्सपोज हुई है एज टाइप नोड पोर्ट। ऐसे इसको किया एंटर, तो ये ले nginx का
पेज जो है वो डिस्प्ले हो गया कि रिक्वेस्ट ऑल द वे nginx तक पहुंच गई, जो कंटेनर मैंने चलाया। गुड, ये हमने कर लिया। अब अगर आप कहें कि ये हर दफ़ा मैं नोड पोर्ट नहीं लिखना चाहता, क्योंकि मैं कोई और सर्विस बनाऊँ उसकी भी एक नई नोड पोर्ट आएगी, और मैं ब्राउज़र में जाके क्या हर दफ़ा वो नोड पोर्ट्स यहाँ पे फिगर आउट करूँ कि जनाब 192.168.39.204, फिर यहाँ पे पोर्ट भी लिखूँ 30.644, तो ये लंबा काम है। और अगर मेरी 20 सर्विसेज हों तो मैं तो उंगलियां ही मेरी जो है वो घिस जाएं टाइप कर करके पोर्ट नंबर्स। तो ये मैंने नहीं करना। इसके लिए हमारे पास गाइड में सहूलत मौजूद है, मिनी क्यूब में एक्चुअली, कि मिनी क्यूब में बिल्ट इन लोड बैलेंसर मौजूद है। ऑल्दो आप अपना लोड बैलेंसर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे मेटल एलबी, वो हमने किया था यहाँ पे सेशन किया था अपने मेरे दोस्त हैं बहुत महबूब, उनके साथ मिलके, और एक्चुअली उन्होंने मुझे गिटलैब में भी बहुत हेल्प किया, गिटलैब की ऑटोमेशन में। तो हमने इसको टेस्ट किया है मेटल एलबी को भी, लेकिन अगर आप वो नहीं करना चाहते, और मैं ही समझता हूँ कि जनरली डेवलपर्स को कोई और फालतू के काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो जो उनका फोकस है उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब एक चीज़ मौजूद है मिनी क्यूब में तो उसको हम यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले एग्जिस्टिंग nginx की सर्विस को हम कर देते हैं डिलीट, ऐसे, ठीक है, ये डिलीट हो गई। और अब हम इसको एक्सपोज करते हैं एज टाइप लोड बैलेंसर, राइट, ज़बरदस्त। ये मिनी क्यूब का जो क्लस्टर है अभी आपकी आंखों के सामने हमने फ्रेश इंस्टॉल किया। तो अब अगर इसको मैंने टाइप लोड बैलेंसर सेट कर दिया तो क्या होगा, गेट सर्विसेज, SVC शॉर्ट फॉर्म है। तो आप देखें कि nginx की एक सर्विस मौजूद है, टाइप लोड बैलेंसर है। उसने कोई एरर नहीं दिया कि मुझे लोड बैलेंसर का कोई पता नहीं कि वो क्या होता है, उसने बना दिया। एक्सटर्नल IP पेंडिंग है और एक अदद नोड पोर्ट भी है जिसकी हमें फ़िलहाल इस वक्त फ़िक्र नहीं है, लेकिन ये पेंडिंग है, ये कब इनेबल होगा। तो इसका जवाब ये है कि ये पेंडिंग ही रहेगा जब तक कि आप एक ख़ास काम नहीं करेंगे, ठीक है। वो ख़ास काम क्या है, इधर जाएं गाइड के ऊपर और एक सेपरेट टर्मिनल पे जाके ये कमांड लिखें, मिनी क्यूब टनल। ये जब हम रन करेंगे तो ये आपसे सूडो को आपका पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि इसने इस आपके होस्ट कंप्यूटर के ऊपर कुछ काम करना है एज रूट, और वो क्या है वो अभी पता चल जाएगा। बेसिकली इसने एक IP रेंज को डायरेक्ट करना है, उसका रूट डालना है रूटिंग टेबल में कि वो इधर शिफ्ट हो, इधर को पॉइंट कर दे, राइट। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको रूट -n की कमांड दिखा देता हूँ कि इस वक्त मेरे पास कोई 10.96 की एंट्री नहीं है रूटिंग टेबल में, ठीक है। गुड, स्क्रीन क्लियर। और गाइड पे देखते हैं, वो कहता है जी मिनी क्यूब टनल रन करें एज नॉर्मल यूज़र। यहाँ पे मैं नॉर्मल यूज़र के तौर पर लॉग्ड इन हूँ, ये मेरा सेकंड टर्मिनल है, इस पे मैं यहाँ लिखता हूँ क्यूब कंट्रोल मिनी क्यूब टनल, एंटर। जैसे ही मैंने इसको अप किया ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, ऐसे, इसको मैंने पासवर्ड दिया ऐसे, और साथ ही जो वॉच पे मैंने लगाया हुआ था ना गेट सर्विसेज, तो nginx को एक एक्सटर्नल IP मिल गया। अब ये अलहदा बात है कि मिनी क्यूब में ये एक्सटर्नल IP सेम है एज क्लस्टर IP, और ये मिनी क्यूब की वन ऑफ द ट्रिक्स है, क्योंकि मिनी क्यूब बेसिकली एक सहूलत प्रोवाइड कर रहा है आपको कि एक तरह से इम्यूलेट कर रहा है काइंड ऑफ एक कुबरनेटिस क्लस्टर आपके कंप्यूटर के अंदर, एक VM के अंदर, छोटी सी VM के अंदर,
को अचीव करने के लिए इसको बहुत सारी ट्रिक्स करनी पड़ती हैं, जिनमें से एक ये ट्रिक है। लेकिन आपको इससे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हुआ ये है कि जब ये टनल इस्टेब्लिश हो गई है, ये इसी तरह चलता रहेगा। टनल की आउटपुट ना, ये देखें, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद ये चलती रहेगी ऊपर, इसकी खैर है, इसीलिए इसको अलग टर्मिनल में चलाना। अच्छा, अब क्या हुआ, जैसे ये टनल की कमांड रन हुई, तो अगर मैं अपना रूटिंग टेबल देखूं तो उसमें एक नया रूट ऐड हो गया कि 10.96.0.0/12, जो कि यहाँ इस जनरल मास्क से मुझे नज़र आ रहा है, शुड गो टू दिस आईपी एड्रेस। और वही मिनी क्यूब की आउटपुट भी मुझे यहाँ पे बता रही है, वो रूट उसने वहाँ सेट कर दिया। अब ये जो मैं लोड बैलेंसर आईपी है, इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ अपने कंप्यूटर से। कर्ल दिस आईपी एड्रेस, एंटर, ये ना जी। तो अब ये लोड बैलेंसर के आईपी से मुझे रिस्पांस आ गया, ठीक है। अब अगर मैं कोई नई सर्विस बनाऊंगा, उसको एक नया लोड बैलेंसर असाइन होगा, वो भी हम देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। एक सर्विस बनाते हैं पहले गाइड में देख लेते हैं, एक्सक्यूज मी, गाइड कहाँ है हमारी, ये रूट माइनस एन बी हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, जल्दी से मैं आपको एक और सर्विस बनाकर दिखाता हूँ। क्यूब कंट्रोल क्रिएट डिप्लॉयमेंट मल्टी टूल डैश इमेज इक्वल्स pragma /network multi tool, एंटर, ये बन गई। क्यूब कंट्रोल गेट पॉड, सो कम ऑन, कंटेनर क्रिएटिंग, इसको वॉच करते हैं। ऑलराइट, दस सेकंड से ज़्यादा नहीं इसको लगने चाहिए चलने में। चल गया, वेरी गुड। गेट पॉड्स, ये नज़र आ रहा है हमें, ये मल्टी टूल का पॉड, राइट। इसको हम एज अ सर्विस एक्सपोज करते हैं, ठीक है। क्यूब कंट्रोल एक्सपोज डिप्लॉयमेंट, क्योंकि डिप्लॉयमेंट, राइट, अगर आप ये नहीं, मैं आपको दिखा दूं, गेट डिप्लॉयमेंट्स में आपको सारी डिप्लॉयमेंट्स नज़र आएंगी डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस के अंदर। इसको मैंने एक्सपोज करना है। क्यूब कंट्रोल एक्सपोज डिप्लॉयमेंट मल्टी टूल डैश टाइप इक्वल्स लोड बैलेंसर डैश पोर्ट इक्वल्स 80, ठीक है। क्योंकि इसमें भी एक एनजिन-एक्स का छोटा सा वेब सर्वर चल रहा है, लेकिन उसका वेब पेज मैंने डिफरेंट बनाया हुआ है। अच्छा, इसको एंटर करने से पहले यहाँ देख लें, ये जो आपकी लूप में चल रहा है मिनी क्यूब टनल, इसमें वो एक सर्विस बता रहा है कि इसको सर्विस मिली है एनजिन-एक्स, बस, और वो बार बार उसको लूप में चेक किए जा रहा है, ठीक है। मैं इसको एंटर करता हूँ यहाँ, एंटर, और मैं यहाँ पे गया। अब आप देखिएगा चेंज, ये चेंज हो गई। अब उसको दो सर्विसेज मिल गई, मल्टी टूल भी और एनजिन-एक्स भी। अब वो उन दोनों को केटर कर रहा है। यहाँ पे लिखते हैं क्यूब कंट्रोल गेट सर्विसेज। तो आप देखिए कि एनजिन-एक्स का तो जो एक्सटर्नल आईपी असाइन हुआ था, सो वो है, मल्टी टूल को भी एक आईपी असाइन हो गया। वेरी नाइस, गुड। तो इसको हम कर्ल करके चेक कर लेते हैं। कर्ल दिस आईपी एड्रेस, एंटर। तो उसमें ये एक ही लाइन का वेब पेज मैंने बनाया हुआ है, वो बताता है कि ये क्या है, उसका नाम क्या है और उसका आईपी एड्रेस क्या है। अच्छा, आप लोगों में से जो लोग ये सोच रहे हैं कि जी वो नेटवर्क जो है वो 10.96.0.0 नेटवर्क है, उसमें से ये लोड बैलेंसर के आईपी असाइन हो रहे हैं, तो ये क्या है 10.100? तो उसका जवाब ये कि ये उसी नेटवर्क का पार्ट है। आपको सिर्फ विजुअली देखने में यहाँ से लग रहा है कि 10.96 और 10.100 ये डिफरेंट है,
हालांकि अगर आप नेटवर्क सबनेटिंग में जाएं, इसको देखें उस लेवल पे, तो 10.96.0.0/12 है ये, ठीक है। सिर्फ 12 बिट्स का नेटवर्क मास्क है, जिसका मतलब ये है कि इसकी एक्चुअल जो होस्ट आईपी रेंज है वो है 10.96.0.1 से लेके 10.111.255.254 वहाँ तक इसकी रेंज है। और मैं कोई बहुत बड़ा मैथमेटिशियन नहीं हूँ कि ज़बानी कैलकुलेशन मैंने कर दी है। ये आप देख सकते हैं किधर भला इंटरनल्स में, आप अगर आपको शौक़ है, अगर आप इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो आप कोई भी ये नेटवर्क कैलकुलेटर ऑनलाइन ले लें, उसमें चीज़ डालें कि ये ए टाइप का एड्रेस है, इसका बिट्स जो हैं वो 12 हैं, और एंटर प्रेस करें तो आपको बता देगा कि होस्ट एड्रेस रेंज जो है 10.96.0.1 to 10.111.255.254, तकरीबन 1 मिलियन एड्रेसेस हैं ये इस नेटवर्क में। तो कोई भी इस रेंज में कोई भी आईपी असाइन कर सकता है लोड बैलेंसर आपकी सर्विस को, ठीक है। राइट, हमारी गाइड कहाँ है जी? ये हमारी गाइड थी जिसमें हमने एनजिनक्स रन किया, और मैंने ख़ुद से भी एक सर्विस मल्टी टूल की रन कर दी आपके लिए, और उसको एक नया आईपी मिला, ठीक है। अच्छा, अब हम मिनी क्यूब को मिनी क्यूब नहीं, लोड बैलेंसर को स्टॉप करते हैं। ये यहाँ पे गए, इसको किया कंट्रोल C। ये फिर से पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि इसने वो जो रूट एंट्री डाली थी उसको रिमूव भी करना है मेरे कंप्यूटर से। ये अगर मैं अब √-n लिखूं तो वो एंट्री यहाँ से डिलीट हो गई है साथ ही। अच्छा, तो मेरी जो सर्विसेज थी उनका क्या हाल हुआ है? गेट सर्विसेज, उन दोनों के आईपी फिर से पेंडिंग में चले गए। अगर मैं ये कर्ल करूं भी तो उसको नहीं काम करना चाहिए, क्योंकि अब इसको नहीं पता इसने इस काम के लिए किधर जाना है। बेशक क्लस्टर आईपी में वही आईपी शो हो रहा है, लेकिन उसका मतलब कुछ और है मिनी क्यूब की नेटवर्किंग के एस्पेक्ट से, इसलिए कभी भी उस तक नहीं पहुंचेगा जब तक कि प्रॉपर रूटिंग नहीं सेट होगी, जब तक कि एक्सटर्नल आईपीज वगैरह लोड बैलेंसर अपना काम नहीं शुरू करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जब मैं उसको दोबारा से स्टार्ट करता हूँ मिनी क्यूब अपना टनल को, ठीक है, तो क्या होगा? अगर वो विदिन 5 मिनट्स कमांड मैंने एग्जीक्यूट किए तो दोबारा सूडो का पासवर्ड नहीं मांगेगा। वो स्टार्ट हुआ है जी, और उसने साथ ही पकड़ लिए दोनों सर्विसेज एक साथ कि ये मुझे मिल गई हैं। अब मैं यहाँ पे जाके अपने पिछले टर्मिनल पे देखता हूँ गेट सर्विसेज, तो अब मुझे ये आईपी एड्रेसेस फिर से असाइन हो गए एक्सटर्नल आईपी के कॉलम में। अगर मैं गेट कर्ल करूँ तो वो फिर से काम करना शुरू कर दिया उसने, ठीक है। तो ये था लोड बैलेंसर। आगे चलते हैं। हाँ, अब आ गया कुबरनेटिस का बिल्ट इन इंग्रेस कंट्रोलर। और इंग्रेस कंट्रोलर क्या है? वो ये है कि ये एक सर्विस मैंने बनाई nginx, इसको मैंने एक्सेस करना है मिसाल nginx.example.com के तौर पे। मैं क्या करूं? मैं अपनी होस्ट फाइल में एंट्री करूं कि ये आईपी एड्रेस होगा nginx.example.com। फिर मैं मल्टी टूल को सेटअप करूं, उसका नया आईपी असाइन हो जाएगा, उसको मैं होस्ट में एंट्री करूं कि जी multitool.example.com का ये आईपी एड्रेस है। ये सब डूएबल है, लेकिन ये इतने सारे आईपी एड्रेसेस हो जाएंगे जिनको मैनेज करना मुश्किल होगा, ठीक है ना। तो ये वो तरीका है जो कि क्लाउड के ऊपर भी डिस्करेज किया जाता है कि हर सर्विस को एज टाइप लोड बैलेंसर जो लोग बनाना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि क्लाउड का बिल आपको बढ़ता जाता है, क्योंकि हर आपकी सर्विस के अगेंस्ट, हर टाइप लोड बैलेंसर के अगेंस्ट क्लाउड प्रोवाइडर एक लोड बैलेंसर इंस्टेंस क्रिएट करता है, उसकी रूटिंग सेट करता है सारा कुछ, और वो असाइन कर देता है आपको। उस पर एक आईपी एड्रेस एडिशनल खर्च होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस, और वो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज़ करता है, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा खर्चा है और बैड प्रैक्टिस है। तो बेस्ट ये है कि आपके
बहुत जो एक्सट्रीमली ज़रूरी आपकी सर्विसेज हैं जिनको लोड बैलेंसर पे लाजमी होना है वो लोड बैलेंसर पे हो, जैसे कि इंग्रेस कंट्रोलर। इंग्रेस कंट्रोलर इटसेल्फ लोड बैलेंसर पे होगा, उसके बाद वो सारे इंग्रेसेस को लिसनिंग शुरू कर देगा। जैसे ट्रैफिक है, ट्रैफिक की हमने वीडियोस बनाई हैं, ट्रैफिक का ये काम है कि वो इंग्रेस कंट्रोलर है। उसके बाद आप चाहे nginx.example.com हो, चाहे www.example.com हो, चाहे multitool.example.com हो, .sports.com हो, .wbit.com हो, जो भी हो, उस सारों का आईपी अगर आप कह दें कि इस लोड बैलेंसर के आईपी पे चले जाओ, ये सारे एक ही आईपी के ऊपर हैं, तो और ब्राउज़र से जब आप एक्सेस करते हैं तो वो लोड बैलेंसर के आईपी पे आते हैं, वहाँ इंग्रेस कंट्रोलर्स को पकड़ लेता है, कहता है अच्छा तुम wbit के लिए आए हो, इधर चले जाओ, तुम sports.com के लिए आए हो, उधर चले जाओ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उस तरह से आपके रिसोर्स यूटिलाइजेशन अच्छी रहती है और एफिशिएंट जो फ्लो है वो एफिशिएंट रहता है, मैनेजेबल रहता है। तो अब मैं ये करूँगा कि इन दोनों सर्विसेज को डिलीट कर दूँगा क्योंकि ये लोड बैलेंसर टाइप के ऊपर चल रही है। क्यूब कंट्रोल डिलीट। बाय द वे आपको कोई नहीं स्टॉप करता कि आप घर में अपने कंप्यूटर पे चाहे हज़ारों सर्विस लोड बैलेंसर के तौर पे बनाएं, क्योंकि ये फ्री है मिनी क्यूब का जो लोड बैलेंसर है। लेकिन अगर आप इसको जनरल प्रैक्टिस बना देंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। डिलीट सर्विस nginx और मल्टी टूल, ठीक है, दोनों डिलीट हो गई। गेट सर्विसेज, किधर है गेट सर्विसेज, ये स्क्रीन भी क्लियर कर लें हम। ऑल राइट, जो डिप्लॉयमेंट्स हैं पॉड्स हैं वो इटसेल्फ वो चल रही हैं, गेट पॉड्स वो चल रही हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि गाइड के मुताबिक हमने इंग्रेस कंट्रोलर जो मिनी क्यूब का बिल्ट इन इंग्रेस कंट्रोलर है वो यूज़ करना है, और उसके लिए एक ऐड ऑन है वो आपने इनेबल करना है। सादी कमांड है, उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारें, ठीक है, जिसको कॉपी पेस्ट मारें इसलिए कि हमारे एक दोस्त हैं वो हर चीज़ कहते हैं छापा मारो इसका, तो इस कमांड दे छापे लाओ इन्हों दे ते ओके। मिनी क्यूब एड ऑन्स इनेबल इंग्रेस से ये एड ऑन इनेबल हो गया, गुड राइट। अब हम क्या करें कि अब हम ऐसे करते हैं कि मल्टी टूल हमारी एक पॉड चल रही है, उसके लिए उसके लिए हम एक सर्विस क्रिएट करते हैं मैनुअली, और सर्विस के साथ ही उसकी इंग्रेस भी क्रिएट करते हैं। अब इस गाइड में मैंने ये किया है कि मैंने 3 स्टेप में ये काम आपको करके दिया है। एक डायरेक्टरी है यहाँ पे मिनी क्यूब इसी रिपोजिटरी में, उसमें 3 फाइलें हैं, 01 मल्टी टूल डिप्लॉयमेंट, 02 मल्टी टूल सर्विस, 03 मल्टी टूल इंग्रेस, तो उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एड ऑन हमने इनेबल कर दिया है। हम जाते हैं CD प्रोजेक्ट्स, पर्सनल, GitHub, Docker to Kubernetes, Minikube, लिस्ट -L, ये हैं जी वो 3 फाइल है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग डिप्लॉयमेंट उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। क्यूब कंट्रोल डिलीट डिप्लॉयमेंट मल्टी टूल, गुड, तो उसका पॉड भी साथ ही डिलीट हो गया। गेट पॉड्स वो ख़त्म हो रहा है, टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्योंकि मैंने वो फिर से डिप्लॉय करना है इन 3 फाइलों के ज़रिए। क्यूब कंट्रोल कैट कर लें पहले, कैट 01, इसमें क्या है, सादी डिप्लॉयमेंट है। बाय द वे अगर आपका क्यूब कंट्रोल का जो कमांड लाइन बाइनरी है वो पुरानी है तो यहाँ पे नहीं, सॉरी, क्यूब कंट्रोल का सर्वर का वर्जन अगर आपका डिफरेंट है, पुराना है 1.14 या पुराना, तो फिर ये यहाँ पे डिप्लॉयमेंट का जो API वर्जन है वो डिफरेंट है, एक्सटेंशन / समथिंग मुझे याद नहीं है। लेकिन अभी हमने मिनी क्यूब अभी इंस्टॉल किया है और बाय डिफ़ॉल्ट मिनी क्यूब जो है वो लेटेस्ट कुबरनेटिस इंस्टॉल करता है जो इस वक्त 1.18 है। तो अब हम नए ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे, वो ये हैं नए वर्जन्स। अच्छा जी, ये डिप्लॉयमेंट इसमें
कोई ख़ास बात नहीं है। सिर्फ एक ज़रूरी बात है, वो आपके लिए एज ए डेवलपर एक्सट्रीमली ज़रूरी है कि आप जो भी डिप्लॉयमेंट बनाएं, जो भी स्टेटफुल सेट बनाएं, जो भी यानी अपनी एप्लीकेशन लिखें, उसको डिप्लॉय करना चाहते हैं कुबरनेटिस पे, तो लाजमी उसको रिसोर्सेज एलोकेट करें खुद से और कम से कम। वरना होता ये है कि कुबरनेटिस को अगर आप जब रिसोर्सेज नहीं बताते तो वो एज्यूम करता है उसको फुल CPU चाहिए और उसको सारी रैम चाहिए। तो चंद एक दो पॉड्स के बनाने के बाद ना वो आपको कंप्लेन करना शुरू कर देता है कि नॉट इनफ रिसोर्सेज, क्योंकि जब आप सारे ही पॉड्स उसको कह रहे हैं कि बस अन्यवा इसको क्रिएट किए जाओ, तो वो ऑलरेडी अगर एक CPU था वो एक पॉड कंज्यूम कर गई है हाइपोथेटिकली, तो दूसरी पॉड को कहाँ से CPU साइन करे। तो इस जगह पर वो ये है कि आप रिसोर्स अलॉट करते हैं इसको पहले से ही, और थोड़े से थोड़ा जो आप समझते हैं कि आपकी एप्लीकेशन के लिए काफ़ी है। इसको मैंने कहा है, ये मल्टी टूल है, इसको मैंने कहा है इसको सिर्फ 10 मेगाबाइट मेमोरी इनिशियली रिक्वेस्ट करेगा, मैक्स बहुत छलांग मारेगा तो 50 मेगाबाइट पे चला जाएगा। स्टार्ट होते वक्त 5 मिली, ये मिलीग्राम समझ सकते हैं, मिलीलीटर समझ सकते हैं। एक CPU की एक कोर जो है 1000 मिलीग्राम या मिलीलीटर के उस तरीके से अगर आप समझना चाहें तो वो है, उसमें से 5 मिली इसको आप दे रहे हैं और मैक्स 10 मिली तक ये जाएगा। तो ये बहुत ही कंजर्वेटिव मैंने इसको दे दी है कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअली मेमोरी इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा दे दी है, मैक्स ये भी कम होनी चाहिए, इसके लिए 20 भी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा। एनीवे डिप्लॉय करते हैं, बहुत बात होगी। क्यूब कंट्रोल अप्लाई -F ये ठीक है जी, गुड, क्रिएट हो गया। गाइड कहाँ है हमारी, इसको हमने अप्लाई कर दिया, क्रिएट हो गई। गेट पॉड्स भी देख लेते हैं, स्क्रीन क्लियर, गेट पॉड्स, तो ये मल्टी टूल की पॉड चल पड़ी 15 सेकंड पहले, ठीक है। अल्लाह, गाइड कहती है मज़ीद कि अब आप सर्विस क्रिएट कर लें इसकी क्लस्टर IP के तौर पे, या ये सर्विस की डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे दी है उससे आप क्रिएट कर लें। तो आप देखें मैं इसको टाइप नोड पोर्ट नहीं क्रिएट कर रहा, cat 02, इसको मैं टाइप क्लस्टर IP क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि इंग्रेस कंट्रोलर इसको खुद ही हैंडल कर लेगा। अप्लाई -F 02 ये चीज़, ठीक है, क्रिएट हो गया। अब हमने इसका इंग्रेस क्रिएट करना है। इंग्रेस में क्या हो रहा है, इंग्रेस में मैंने इसको कहा है कि जनाब इंग्रेस का एड ऑन हमने इंस्टॉल कर लिया, याद है आपको। इंग्रेस में मैंने कहा है कि इसका नाम होगा multitool.example.com और ये सर्विस का नाम है मल्टी टूल जो अभी हमने ऊपर क्रिएट की है ये, तो और उसकी पोर्ट जो है वो ये है सर्विस की, ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल कुबरनेटिस की जो मेन वेबसाइट है kubernetes.io, उधर से मैंने एग्जांपल ली थी, उसमें ये एक रूल लिखा हुआ था एनोटेशन, इसको यूज़ नहीं करना वरना आपको तकलीफ़ होगी बाद में, इनको कमेंट कर दें। अच्छा जी, इसको क्रिएट भी करना है, ठीक है। क्यूब कंट्रोल अप्लाई -F03 इंग्रेस, गुड। अब अगर ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए तो उनको मैं चेक कर सकता हूँ एक ही कमांड से, क्यूब कंट्रोल गेट डिप्लॉयमेंट सर्विस इंग्रेस। उसने बताया कि मल्टी टूल की डिप्लॉयमेंट मौजूद है, उसकी सर्विस मौजूद है, उसका इंग्रेस भी मौजूद है ये, और उसका एक एड्रेस है। और आप ये देखें ज़रा नोट करें, ये एड्रेस मिनी क्यूब की जो वर्चुअल मशीन है उसका IP एड्रेस है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट बात है इसमें। अगेन ये वो ट्रिक्स हैं जो मिनी क्यूब करता है इस सारी चीज़ को आपके लिए इजी टू यूज़ बनाने के लिए। अच्छा, अब अगर मैं अपने कंप्यूटर पे यहाँ लिखूँ कर्ल
multitool.example.com, तो क्या होगा, ये नहीं चलेगा क्योंकि मेरे कंप्यूटर को पता ही नहीं कि ये नेम रिजॉल्व करके किस आईपी को पॉइंट कर रहा है, ना ये इंटरनेशनल डीएनएस पे जा सकता है क्योंकि ये example.com है। example.com जो है वो लोकल कामों के लिए यूज़ होती है। इंटरनेट पे इसके लिए रूल्स सेट हैं कि इसको यूज़ नहीं किया जा सकता इंटरनेशनली जनरल पब्लिक इंटरनेट के ऊपर, ये एग्जांपल्स वगैरह के लिए, टेस्टिंग के लिए ये डोमेन। अच्छा, अब क्या करें, इसका आसान हल ये है कि ETC होस्ट के अंदर इसकी एंट्री डालें। गाइड में क्या लिखा, अपडेट योर ETC होस्ट एंड पॉइंट मल्टीटूल टू IP एड्रेस बीइंग शोन अंडर द एड्रेस कॉलम, जो कि ये है। अब मेरे केस में वो डिफरेंट है IP एड्रेस, तो मैं ETC होस्ट को एडिट करके देख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात आ गई, ये पॉइंट आगे डिस्कस्ड है, लेकिन ये कि ETC होस्ट ऐसी फाइल है जिसको रूट से एडिट करना पड़ता है। तो अक्सर लोग लिखते हैं sudo vi etc hosts, फिर उसमें पासवर्ड डालते हैं अपना, फिर वो सारा काम। मेरी जनरल प्रैक्टिस ये है, तो मैं हमेशा एक रूट का टर्मिनल खोले रखता हूँ। सबसे पहला टर्मिनल जो होता है ना मेरे पास, ये टेक्स्ट टर्मिनल की विंडो में, वो रूट का होता है ऑल द टाइम। उससे मैं एडमिन लेवल के जो काम है वो यहाँ से कर लेता हूँ डायरेक्ट, और बाकी के सारे काम मैं नॉर्मल यूज़र के तौर पे यहाँ से करता हूँ बाकी टर्मिनल से। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ vi etc hosts या nano या जो भी आपको पसंद है। एक ये तरीका है। दूसरा ये कि मैंने उसको इस तरह उसकी परमिशन सेट कर दी है कि मैं उसको एज नॉर्मल यूज़र भी एडिट कर सकता हूँ, और एक्चुअली उसको मैंने हर वक्त अब खोला होता है। इधर किधर गया जी नहीं, इसके अंदर ये देखें पहला टैब, ये ETC होस्ट फाइल है मेरी, और ये यानी एक्चुअल ETC होस्ट है। ये आप ये ना समझें कि ये कोई डमी है। किधर है इसकी प्रॉपर्टीज़, फाइल प्रॉपर्टीज़, ये देखें ये ETC होस्ट फाइल है। तो इसकी मैंने ओनरशिप और परमिशंस ख़ास तरीके से सेट कर दी हैं कि मैं अब इसको एज माय ओन यूज़र, एज यूज़र कामरान इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ फ्रॉम माय टेक्स्ट एडिटर, और ये हमेशा खुली रहती है। इसको मैंने सिर्फ Ctrl+S से सेव करना होता है, दैट्स इट। कोई भी लंबा प्रोसीजर नहीं करना। तो करना है क्या है, आपने मिनी क्यूब का IP एड्रेस फिगर आउट करना है। वो ये था एक्चुअली, इसमें भी वही कॉपीड है, तो वो ले लेते हैं और इसको सेट कर देते हैं कि multitool.example.com ये है। तो मेरा मिनी क्यूब का IP चेंज हो गया, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था। अब ये डिफरेंट है, ये ठीक है। इसको भी अपडेट कर देता हूँ, लेकिन इसको मैं फ़िलहाल कमेंट करता हूँ ताकि बाद में हम इसको इनेबल कर सकें। ठीक है, ये सेव कर दिया मैंने, फाइल सेव हो गई, दैट्स इट। अब मैं टर्मिनल पे वापस आया, मैंने इसको लिखा, स्क्रीन क्लियर कर लूँ आपके लिए एक दफ़ा, कर्ल मल्टीटूल, ये ले जवाब आ गया। पहले जवाब नहीं आया था, पहले वो टाइम आउट हो गया था, ये नो रूट टू होस्ट। अब उसको ये मिल गया और ये पॉड से रिस्पॉन्स लेकर आया। तो हुआ क्या है कि जब हमने एड ऑन इंस्टॉल किया इंग्रेस कंट्रोलर का, मिनी क्यूब का इंग्रेस कंट्रोलर, वो बेसिकली एक Nginx बेस्ड इंग्रेस कंट्रोलर है, और वो मिनी क्यूब की IP के ऊपर लिसनिंग करता रहता है, और जो भी ट्रैफिक वहाँ पे आती है उसको वो रिसीव करता है और उसको फिर प्रॉपर पॉड तक भेज देता है। अब मैं जस्ट फॉर एग्जांपल क्यूब कंट्रोल गेट पॉड्स, हमारे पास Nginx भी चल रहा है ना, ये Nginx सेपरेट है Nginx इंग्रेस कंट्रोलर से। ये तो वो पॉड है जो हमने खुद रन की थी, ठीक है। इसको हम एक्सपोज करते हैं एज इंग्रेस। तो उसके लिए हम हेल्प ले सकते हैं, कॉपी 03 मल्टीटूल इंग्रेस टू Nginx ingress.yaml, और इसको हम अपने जीनी के अंदर जाकर यहीं से कर लेते हैं। इसमें जो लफ्ज़ मल्टीटूल है
जीनी में मुझे वो ढूंढना पड़ना था फाइल पाथ के अंदर, तो वो मैंने कहा यहीं से कर लेता हूँ जल्दी से। नेम इसका होगा nginx ingress, ठीक है, सेव। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, क्यूब कंट्रोल अप्लाई -f nginx ingress, ये क्रिएट हो गया। क्यूब कंट्रोल गेट सर्विसेज, ओह सर्विस तो है ही नहीं उसकी, तो इंग्रेस तो काम नहीं करेगा ना। अगर मैं इंग्रेस देख भी लूँ, इंग्रेस बन गया, लेकिन इंग्रेस को कोई आईपी नहीं मिला क्योंकि उसको बैक एंड सर्विस नहीं मिली, ठीक है। क्यूब कंट्रोल एक्सपोज nginx, एक्सपोज डिप्लॉयमेंट nginx, क्या लिख रहा हूँ मैं, टाइपिंग नहीं हो रही सही। एक्सपोज डिप्लॉयमेंट nginx -- टाइप क्लस्टर आईपी, और अगर आप ये ना भी लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्लस्टर आईपी एज्यूम करता है, पोर्ट = 80। अब वो सर्विस बन गई। अब गेट इंग्रेस करते हैं तो इसको मिलना चाहिए बैक एंड सर्विस, ये मिल गई इसको, और इंग्रेस कंट्रोलर ने इसको एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। अब मैं अगर यहाँ स्क्रीन क्लियर करता हूँ, लिखता हूँ curl nginx.example.com, इसको नहीं पता है इसके साथ क्या करना है, तो एक दफ़ा फिर हमें etc होस्ट में एंट्री डालनी कि nginx.example.com also points to द सेम आईपी एड्रेस जो कि इंग्रेस कंट्रोलर का आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो हम जाते हैं etc होस्ट में, किधर है यहाँ, और इसी लाइन में आप आगे भी लिख सकते हैं क्योंकि आईपी तो सेम है, या आप 2 अलग-अलग लाइनों में भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। सिर्फ सेव कर दिया मैंने और मैं यहाँ पे आया, उसको मैंने कहा कर्ल, ये नहीं जवाब आ गया, गुड। अच्छा जी, फिर यहाँ पे मैंने एक टॉम कैट का कंटेनर रन किया, वो सिर्फ इसलिए कि वो एक नॉन 80 पे रन करता है, नॉन पोर्ट 80, यानी इसकी पोर्ट है 8080। ये इसलिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे दी है कि कई एप्लीकेशंस डिफरेंट पोर्ट्स पे रन करती हैं। MySQL 3306 पे लिसन करती है, आप कोई एप्लीकेशन बनाए पोर्ट 5000 पे लिसन करती है, कोई 4000 पे, कोई वट एवर पोर्ट पे लिसन करती है। तो उनकी डिप्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगी, उनकी सर्विस कैसे क्रिएट होगी, उनका इंग्रेस कैसे क्रिएट होगा, ये यहाँ पर इस हाउ टू में मैंने लिखा है। मेरा नहीं ख्याल कि इसको अप्लाई करके दिखाने की ज़रूरत है क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये टेस्टेड है ऑफ कोर्स, ये सारा यहाँ पे ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको एग्जीक्यूट करें, रन करें और ख़ुद ही चेक कर लें इसकी, ताकि स्क्रीनशॉट्स भी मैंने यहाँ पे शामिल की हैं, तो इट वर्क्स। अच्छा, एनोटेशन की मैंने वार्निंग आपको ऑलरेडी बता दी है कि वो तकलीफ़ कहाँ देगी, जब आप इधर आएंगे, जैसे कोई ऐसी सर्विस जिसके आगे स्लैश कुछ लिखना पड़ता है, /sample या /whatever, कोई भी URL है और वो एप्लीकेशन का पार्ट है, फिर जो डिफ़ॉल्ट एनोटेशंस हैं ये वाली, ये आपको तकलीफ़ देंगी, तो इनको आपने कमेंट आउट रखना है, इनको यूज़ नहीं करना। फिर वो बात आ गई कि हाउ टू अपडेट etc होस्ट फाइल ईजीली एज अ डेवलपर। तो मैंने आपको दोनों तरीके ऑलरेडी बता दिए हैं। पहला तरीका ये है कि मैं एक डेडिकेटेड, जैसे ये टर्मिनल मैंने आपको दिखाया है अभी, कि एक रूट का टैब मैंने खोला होता है और सारे काम मैं वहाँ से करता हूँ। यहाँ मैं etc होस्ट को एडिट कर रहा हूँ, किधर गई ये मैंने खोला हुआ टैब, और बाकी टैब्स पे नॉर्मल यूज़र के तौर पे अपना काम करता रहता हूँ। एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप etc होस्ट की परमिशंस चेंज कर दें, कि आप उसको वन टाइम ऑपरेशन है कि एज रूट लॉगिन करके उसकी ओनरशिप चेंज करके कामरान जो आपका जो भी आपका यूज़र नेम है वो सेट कर दें, और ग्रुप पे राइट परमिशन दे दें, क्योंकि ग्रुप जो है वो रूट है स्टिल। तो उस तरह ये होगा, जब आप इसकी परमिशंस अपडेट करके इसको चेक करेंगे, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि पहला कैरेक्टर तो फाइल टाइप इसको छोड़ दें। ओनर के लिए रीड राइट परमिशंस हैं,
ग्रुप मेंबर्स के लिए रीड राइट परमिशंस हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अदर्स के लिए सिर्फ रीड परमिशंस हैं। तो इससे कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। आपका जो यूज़र है जिससे आप रेगुलरली अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं उससे आप इसको रीड राइट कर सकते हैं, दैट्स इट। और अगर रूट इटसेल्फ, रूट यूज़र ने या उसके ग्रुप के किसी मेंबर ने इसमें राइटिंग करनी है तो वो यहाँ से राइटिंग कर सकता है, उसको आपने राइट परमिशंस इनेबल कर दी हैं ग्रुप के लिए, दैट्स इट। अब आप इसको एज अ नॉर्मल फाइल अपने पास खोल के रख सकते हैं इस तरह अपने टेक्स्ट एडिटर में, अपनी IDE में। मैं जीनी यूज़ करता हूँ जो कि लिटरली फ्लाईवेट है, IDE है, लेकिन एनीवे तो उसमें ये फ़ाइल हर वक्त खुली रहती है, मैं उसको यहीं से एडिट करके यहीं से सेव कर देता हूँ। तो ये एक अच्छी टेक्निक है जो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं इस गाइड में। यहाँ पे मैंने एक वार्निंग आपको दी है। इंग्रेस DNS नामी एक ऐड ऑन मौजूद है मिनी क्यूब में ना, ये यहाँ नज़र आएगा। ये इसको आपने इनेबल नहीं करना। ये एक टेक्निक किसी बंदे ने ईजाद की या उसने एक हैक निकाला कि मैं ETC होस्ट को डायनामिकली किस तरह अपडेट कर सकता हूँ। तो बेसिकली उसने एक छोटी सी सर्विस रन की जो हर वक्त ETC होस्ट को मॉनिटर करती रहे और ETC होस्ट को ना मॉनिटर करती रहे, सॉरी मैंने गलत कह दिया। वो एक छोटा सा DNS सर्वर रन करता है अपना और उसमें मेंटेन करता है जो इंग्रेस के नाम होंगे उनके अगेंस्ट एक मिनी क्यूब का IP जो होगा उसको राइट करता रहेगा। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम वही है कि फिर मिनी क्यूब का IP अगर चेंज हो जाएगा तो फिर DNS को कैसे आप चेंज करेंगे, तो वो एक प्रॉब्लम है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे मशवरा दिया है, इट्स बेस्ट नॉट टू यूज़ इट। और जस्ट ETC होस्ट वाला सिस्टम जो है वो ईजी है जो मैंने ऊपर डिस्क्राइब किया। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो का मकसद यही है ना कि तो डेवलपर्स की ज़िंदगी आसान हो, वो देख सकें कि कुबरनेटिस को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे कामों के लिए। और हेल्म एक काम है जो अक्सर लोग करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो फिर हेल्म को भी दिखाना मकसूद था कि नज़र आए कैसे काम करता है मिनी क्यूब पे। तो मिनी क्यूब पे करने का इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि मिनी क्यूब में इसका ऐड ऑन मौजूद है, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट हमने ऐड ऑन पे जंप नहीं करनी। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले यहाँ पे मिनी क्यूब ऐड ऑन्स लिस्ट किधर है, हेल्म टिलर ये, और ये डिसेबल्ड है बाय डिफ़ॉल्ट। सारे प्लगइन्स और ऐड ऑन्स डिसेबल्ड होते हैं। अच्छा वापस आते हैं गाइड पे। इसमें मैंने डायरेक्ट ऐड ऑन का जिक्र इसलिए नहीं किया कि हेल्म का रिसेंटली नया वर्जन आ गया है, हेल्म वर्जन 3। और हेल्म वर्जन 3 अगर आप अपने कंप्यूटर पे उसका क्लाइंट CLI इंस्टॉल करते हैं, जो हेल्म की कमांड है टेक्निकली, तो उसको कुबरनेटिस में हेल्म चार्ट्स डिप्लॉय करने के लिए सर्वर साइट पे, कुबरनेटिस साइट पे टिलर नहीं चाहिए। टिलर की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई। तो जब टिलर की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई तो जो मिनी क्यूब का जो ऐड ऑन है इसकी भी अब कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो हेल्म टिलर है बेसिकली ये करता ही है कि आपके कंप्यूटर पर देखता है हेल्म इंस्टॉल्ड है तो उधर टिलर इंस्टॉल कर देता है क्लस्टर के अंदर, मिनी क्यूब क्लस्टर के अंदर। फिर आप अपनी हेल्म के ज़रिए चार्ट्स उसी तरह डिप्लॉय करते हैं जिस तरह करने चाहिए। और वो है हेल्म वर्जन 2 के केस में। तो अगर आप किसी वजह से हेल्म 2 पे रुके हुए हैं, किसी भी वजह से आपका प्रोडक्शन सिस्टम हेल्म 2 पे अभी तक आपने उसको अपग्रेड नहीं किया, तो आप मजबूर हैं कि आप अपने कंप्यूटर पे भी हेल्म 2 यूज़ करें। तो फिर आपको वो ऐड ऑन इंस्टॉल कर लेना, और उसको मैंने दिखाया यहाँ पे ये कि आपने पहले हेल्म तो इंस्टॉल कर लिया अपने कंप्यूटर पे हेल्म 2, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ पहले से है। सिंपली आपने मिनी क्यूब का ऐड ऑन इनेबल करना है हेल्म टिलर, और जब आप उसको इनेबल कर देंगे फिर आप हेल्म वर्जन लिखेंगे तो वो सर्वर को क्वेरी करके आपको करेक्ट वर्जन उसका बता देगा। इसका मतलब ये कि वो हेल्म से हेल्म जो है वो कुबरनेटिस से बात कर सकता है सही तरीके से। और अगर वापस जाते हैं हेल्म 3 है तो फिर टिलर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने सिंपली हेल्म 3 इंस्टॉल कर लिया, हेल्म का वर्जन देख लिया, एंड दैट्स इट, और यू आर गुड टू गो।
अब हम नीचे आते हैं मज़ीद इस गाइड में और यहाँ पे एक एग्जांपल हेल्म चार्ट डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। और अब मैं यूज़ कर रहा हूँ हेल्म 3 और मैं इसको वेरीफाई भी कर लेता हूँ। हेल्म वर्जन 3.2 गुड। तो सबसे पहले एक्सक्यूज़ मी, सबसे पहले हमने हेल्म का रिपॉजिटरी ऐड करनी है, ठीक है। तो वो यहाँ से ऐड होगी जो कुबरनेटिस की डिफ़ॉल्ट रिपॉजिटरी है। इसको हमने ऐड किया। उसके बाद हम इसमें सर्च कर सकते हैं। इस तरह से जब सर्च करेंगे तो एक्चुअली तमाम चार्ट्स की लिस्ट नज़र आएगी ऐसे। ये तमाम जितने चार्ट्स इस रिपॉजिटरी के थ्रू अवेलेबल हैं, ये सारी उनकी लिस्ट नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें MySQL भी है, किधर गया, MariaDB भी है, Postgres भी है, सारी ये काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारी चीज़ें नई भी हैं। जैसे वर्डप्रेस इसमें जो है वो देख लेते हैं। एक्सक्यूज़ मी, मैं स्विच कर रहा हूँ विंडोज़ बहुत तेज़ी से। सर्च क्या कमांड है उसकी, एक्सक्यूज़ मी, सर्च रेपो और वर्डप्रेस की मिसाल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि उसके अंदर एक वो है डेटाबेस भी है और उसमें एक वेब सर्वर भी है जिसमें PHP है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है सीखने के लिए। जो स्टेबल वर्डप्रेस है जी, वो बता रहा है कि वो डेप्रिकेटेड है। तो कल जब मैं इसको डॉक्यूमेंट को अपडेट कर रहा था, गाइड को, तो मैंने फिर बिटनामी का रिपॉजिटरी ऐड की थी और वो क्लीन अप नहीं हो सकी। तो वो ऑलरेडी शो कर रहा है कि वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन इट डज़न्ट मैटर। हम उसको अगर आप चाहें तो आप फिर से ऐड कर लें। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेगा कि जी पहले से मौजूद है, डज़न्ट मैटर, ठीक है। तो हमने जो स्टैंडर्ड वर्डप्रेस है उसको यूज़ नहीं किया स्टेबल रिपॉजिटरी में, बल्कि हम बिटनामी का वर्डप्रेस यूज़ करने लगे हैं। राइट, गाइड पर जाते हैं वापस। और यहाँ पे हमने इसको सर्च कर लिया है। अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ये हम इंस्टॉल, और इसको हमने एक नाम दिया माई ब्लॉग और इसको हमने किया पेस्ट। तो ये इंस्टॉल हो गया। अब अमूमन आपको ये करना चाहिए कि टेम्परेरीली इसको कॉपी कर लें किसी टेक्स्ट फाइल में, क्योंकि अक्सर ये आउटपुट जो है वो आपसे लूज़ हो सकती है मुख्तलिफ टर्मिनल्स में, या बंद हो जाए टर्मिनल एक्सीडेंटली। ये इसके नोट्स हैं बेसिकली कि जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेता है हेल्म चार्ट की, तो फिर क्या आपसे क्या काम एक्सपेक्टेड है या इसको यूज़ कैसे करना है। तो मैंने इसको टेक्स्ट फाइल में सेव कर लिया एहतियातन। अब वापस जाते हैं हम टेक्स्ट अपने टर्मिनल पे और इसको देखते हैं कि इस चार्ट को जब इंस्टॉल इसने कर दिया है तो हमारे पास नए ऑब्जेक्ट्स क्या आए, ठीक है, वो हम पहले देख लें, फिर हम इसको यूज़ भी करते हैं। तो क्यूब कंट्रोल गेट पॉड्स, तो अब आप देखें कि MariaDB का एक पॉड नज़र आ रहा है, एक वर्डप्रेस का पॉड नज़र आ रहा है, और ये दोनों डिफरेंट टाइप के पॉड्स हैं। ये जो पॉड है इसके आगे एक आईडी बड़े साइज़ की है, और जो MariaDB का जो पॉड है उसकी आईडी जो है वो छोटी है, उसके आगे सिर्फ 0 है। तो ये बता रहा है कि ये एक्चुअली स्टेटफुल सेट होगा और ये जो है डिप्लॉयमेंट होगी। क्यूब कंट्रोल गेट स्टेटफुल सेट, तो ये नज़र आ गया हमें कि ये माई ब्लॉग MariaDB एक स्टेटफुल सेट है और ये उसका पॉड है। गेट डिप्लॉयमेंट्स, और हमें अब वर्डप्रेस की डिप्लॉयमेंट भी नज़र आ रही है और ये उसका पॉड है। इसके अलावा इसने कुछ वो भी डिप्लॉय किए हैं, परसिस्टेंट वॉल्यूम्स
और वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं हमें। ओके, तो परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम्स भी हमने देख लिए। अब हम आगे चलते हैं। ये हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट्स क्या क्या क्रिएट हुए हैं। सर्विस भी देख लें एक्चुअली। तो आप ये देखिए कि एक नई सर्विस, दो नई सर्विसेज हैं। MySQL MariaDB की क्लस्टर आईपी टाइप की सर्विस है जिसका कोई एक्सटर्नल आईपी नहीं है। ओप्स सॉरी। और एक वर्डप्रेस की सर्विस क्रिएट हुई है, टाइप लोड बैलेंस है, और उसको ये आईपी असाइन हो गया। क्यों? क्योंकि एक और टर्मिनल में हमारे पास ये मिनी क्यूब टनल जो है वो चल रही है, इसलिए उसने उसको फ़ौरन आईपी एक असाइन कर दिया। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए। अब हमने इनको एक्सेस करना, ठीक है। एक्सेस करने के लिए उसने हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि उसने कहा जी सर्विस आईपी ऐसे फिगर आउट करें, फिर वर्डप्रेस का यूआरएल ऐसे मिलेगा, और ये सारा इसको सीधा कॉपी करें, यहाँ पे इसको पेस्ट करें। तो उसने बताया कि जी वर्डप्रेस यूआरएल ये है, तो ठीक है, हम इसको इस पर चले जाते हैं। हमारे पास एक ब्राउज़र को खोल लेते हैं, न्यू इनकॉग्निटो टैब, और यहाँ पे यूआरएल को पेस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास वर्डप्रेस की साइट रनिंग है। इसमें आगे लिखें /admin, और इसमें यूज़र नेम पासवर्ड डालें हम। वो उसने बताया है कि ये कमांड्स रन करें, तो टर्मिनल पे, सॉरी, यहाँ पे, तो ये पासवर्ड है इसका, ठीक है। इसको हमने कॉपी किया और ब्राउज़र में पेस्ट किया। तो उसने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि यूज़र नेम जो है वो यूज़र है, नॉट एडमिन। अच्छा, ठीक है। यूज़र और पासवर्ड, लॉगिन, और ये जनाब हमारी वर्डप्रेस की साइट का एडमिन पैनल भी नज़र आ रहा है हमें। गुड। तो हमने हेल्म इंस्टॉल कर लिया, और ये सारा हमने करके हेल्म लिस्ट चेक कर लें कि हेल्म ने इंस्टॉल क्या किया। हमने ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट देख लिए, लेकिन हेल्म जो है वो एक रिलीज़ इंस्टॉल कर देता है, तो वो हम देख लेते हैं, हेल्म लिस्ट। और वो उसने बताया कि माई ब्लॉग नामी उसने एक रिलीज़ इंस्टॉल किया जिसका ये रिवीजन नंबर है, ठीक है, और ये चार्ट यूज़ किया उसने। अच्छा, और गेट पावर्स, लोड बैलेंसर, गेट सर्विस, ये सारे हमने देख लिए। हमने अपनी ब्लॉग देख ली, उसका एडमिन पैनल देख लिया। गुड। अगर आप चाहें तो हेल्म की कमांड से उसको डिलीट भी कर सकते हैं। हेल्म डिलीट -हेल्प। डिलीट में एक फ्लैग है पर्ज, वो अब शायद इन्होंने ख़त्म कर दिया। अच्छा, खैर, हेल्म लिस्ट और हेल्म डिलीट माई ब्लॉग, ऐसे। तो अब वो रिलीज़ डिलीट हो गया, अब वो हेल्म लिस्ट में नज़र नहीं आएगा। और अगर मैं क्यूब कंट्रोल गेट पॉड, गेट डिप्लॉयमेंट्स, गेट सर्विस, गेट इंग्रेस करूं, तो वो ऑब्जेक्ट्स डिलीट हो गए, ठीक है। वेरी गुड। ओके, तो ये सारा काम ख़त्म हो गया हमारा। कुबरनेटिस मिनी क्यूब के साथ हमने जो एसेंशियल काम करने थे उसको टेस्ट उसके ऊपर रन करके देखने थे कि कोई कौन सा काम कैसे होता है, वो हो गया। और अब यहाँ से आगे अब आपके अपने ऊपर है कि आपने उसको कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, वगैरह वगैरह। कुछ लिमिटेशंस यहाँ मैंने मेंशन की हैं कि एक तो ये कि उसका आईपी चेंज होता रहता है, लेकिन वो एक्चुअली लिमिटेशन नहीं है, दिस इज़ जस्ट समथिंग टू वॉच आउट फॉर।
क्योंकि आप कभी भी इस मिनी क्यूब का आईपी डायरेक्टली यूज़ नहीं करते किसी भी काम के लिए, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ लोड बैलेंसर या इंग्रेस आपको ऑलरेडी गाइड कर देता है कि ये वाला आईपी है, और किसी भी लम्हे मिनी क्यूब आईपी करके आप उसका आईपी फाइंड आउट कर सकते हैं। मिनी क्यूब का जो डिफ़ॉल्ट इंग्रेस कंट्रोलर है, जो ऐड ऑन हमने इंस्टॉल किया था, आपको याद है, वो है Nginx बेस्ड Nginx इंग्रेस कंट्रोलर, और उसमें HTTPS नहीं है। और मैं नहीं समझता कि आपको HTTPS इनेबल करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि उसको इनेबल करते हुए आपको काफ़ी तकलीफ़ होगी, क्योंकि ज़ाहिर है आप घर पे या ऑफिस में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आप किसी होम रूटर या ऑफिस रूटर के पीछे होंगे, और उसके अंदर से HTTP चैलेंज कैसे इस्टेब्लिश होगा लेट्स एनक्रिप्ट के साथ बिलफर्स, तो वो नहीं जब हो सकेगा तो आपको वैलिड सर्टिफिकेट्स नहीं मिल सकेंगे लेट्स एनक्रिप्ट से। फिर एक हल ये है कि आप खुद से सेल्फ साइन सर्टिफिकेट्स क्रिएट करें, वो इसको प्रोवाइड करें, फिर वो सारा कॉन्फ़िगर करें, वो लंबा काम है। और मिनी क्यूब का मकसद ये नहीं कि आपको लंबे कामों में उलझाया जाए। अलबत्ता आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको Nginx का इंग्रेस कंट्रोलर नहीं पसंद तो आप ट्रैफिक इंस्टॉल कर सकते हैं, और ट्रैफिक में भी चैलेंजेस वही होंगे कि आप HTTPS चैलेंज, आपके लिए चैलेंज ये होगा कि आप उसका जो लेट्स एनक्रिप्ट का HTTP चैलेंज है वो उसको सेटअप करने में आपको मुश्किल होगी, और मैं समझता हूँ उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि HTTPS की ज़रूरत कब पड़ती है, पहले आप ये सोचें। HTTPS की ज़रूरत पड़ती है जब आप अपनी कम्युनिकेशन हो रही किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ ओवर अनट्रस्टेड नेटवर्क, ओवर एनी नेटवर्क, आपके कंप्यूटर से बाहर किसी भी और कंप्यूटर के साथ, तो फिर आपको HTTPS चाहिए, सिक्योर सॉकेट लेयर चाहिए। लेकिन ये जो मिनी क्यूब के साथ जो आप बातचीत कर रहे हैं वो तो आप ही के कंप्यूटर के अंदर एक वर्चुअल मशीन है, तो उसको तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं ना, ऑफ कोर्स वो तो एक ट्रस्टेड एनवायरनमेंट के अंदर एक सब एनवायरनमेंट है। तो उसके लिए फिर आपको HTTPS के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। आप सादे HTTP के ऊपर अपनी सर्विसेज को टेस्ट करें, रन करें, टेस्ट करें, जो कुछ भी करें उनके साथ। उसके बाद जब आप उनको हैंड ओवर करेंगे अपने सिस एडमिन को या ख़ुद से भी डिप्लॉय करेंगे, तो फिर प्रोडक्शन में वो जब आप डिप्लॉय करेंगे तो फिर प्रोडक्शन क्लस्टर का दर्द सर है, उसके सिस एडमिन का दर्द सर है कि उसने कैसे HTTPS इनेबल किया है या करना है, और कैसे आपकी ट्रैफिक जो है वो इंश्योर करनी है कि इनक्रिप्टेड हो। तो आप अपना नॉर्मल HTTP पे काम करें। मिनी क्यूब पे जब वो डिप्लॉय उधर करेंगे वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो जो आपके सिस एडमिन ने जो भी मैकेनिज़्म सेट किया होगा उसके ज़रिए HTTPS इनेबल हो जाएगा आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाअल्लाह। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप मिनी क्यूब के ऊपर जब काम करें तो HTTPS के लिए आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें। बाकी ये कि अगर आप चाहें कि मिनी क्यूब का अपना लोड बैलेंसर आप यूज़ ना करना चाहें या सिंपली मेटल LB को टेस्ट करना चाहें तो उसको इंस्टॉल कर सकते हैं आप। यानी ये एक ऑल्टरनेट लोड बैलेंसर है जो कि किसी भी पर्सनल क्लस्टर में इंस्टॉल हो सकता है, किसी भी क्लस्टर में, एक्चुअली कुबरनेटिस के क्लस्टर में इंस्टॉल हो सकता है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें। और इंग्रेस कंट्रोलर जैसे मैंने अभी कहा, अगर आप कुबरनेटिस का डिफ़ॉल्ट ऐड ऑन नहीं यूज़ करना चाहते हैं Nginx बेस्ड इंग्रेस कंट्रोलर, तो फिर आप ट्रैफिक यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों काम हमने किए हैं और ये दोनों काम ईज़िली डूएबल है। बिल्कुल ये पॉसिबल है। पिछले हफ्ते ही हमने एक्चुअली ये सारी टेस्टिंग की है, मैं अपने दो दोस्तों के साथ जो बैठ के तो ये सारा काम किया है। उन्होंने एक्चुअली GitLab की भी वीडियो में उन्होंने ही मुझे हेल्प किया था बहुत ज़्यादा। तो एनी हाउ मेटल LB ट्रैफिक आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें। और मज़ीद टॉपिक्स जो हैं वो ये हैं। इसके अलावा मज़ीद अगर डिटेल के मिनी क्यूब के इंटरनल्स कैसे हैं, वो काम कैसे करता है, तो फिर आप ये दूसरा डॉक्यूमेंट जो मैंने लिखा है किधर गया, ये इसको आप पढ़ सकते हैं। ऑल्दो इस पे मैंने एक वीडियो बनानी है इंशाल्लाह कि इसके इंटरनल्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, वो यहाँ पे सारी तफसील लिखी हुई है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं जिनको शौक़ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी फ्यूचर में।
तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।